हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता है हमारी चर्चा चल रही है बाल विकास पर। बाल विकास में पिछली कक्षाओं में हमने क्या देखा था? तो पिछली कक्षाओं में हमने इमोशनल डेवलपमेंट पे बात की थी, लैंग्वेज डेवलपमेंट पे बात की थी, साथ ही साथ हमने सोशल डेवलपमेंट पे भी बात की थी, जो कि कल ही हमने समाप्त किया। और साथ ही साथ हमने प्रैक्टिस भी की, जैसा कि हम हर संडे को करते हैं। तो अब हमें क्या पढ़ना है? अब हमें पढ़ना है बौद्धिक विकास। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो है, ये क्या होता है, किस तरह से होता है, किन अवस्थाओं में होता है, हमें इन सब के बारे में चर्चा करनी है। तो आज हम समझेंगे बौद्धिक विकास के बारे में। आपको पता है कि जिस तरह से हर एक प्राणी में सामाजिक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है, उसी तरह से ये जो बौद्धिक विकास होता है, ये भी प्रत्येक प्राणी में सतत चलने वाली प्रक्रिया होती है। जीवन के विभिन्न अवस्थाओं में ये अविराम गति से चलती रहती है। इसीलिए जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है, वैसे वैसे व्यक्ति का जो बौद्धिक विकास होता है, वो भी विकसित होता चला जाता है। तो बौद्धिक विकास के कारण ही बालक धीरे धीरे अपने वातावरण में समायोजन करने में सफल होता है। जैसे जैसे वो शैशवावस्था में शिशु केवल अपनी भूख की आवश्यकताओं का ही अनुभव कर पाता है, और भूख जैसे ही उसे लगती है तो वो रोने लगता है। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे वो अपनी उसकी आयु बढ़ती जाती है, वो तमाम संकेतों से अपने आसपास जो रहने वाले व्यक्ति हैं, उन्हें भूख का आभास कराता है। जैसे जैसे वो माँ को देखता है, रोने लगता है, तो मुँह को चलाता है, तो वो तमाम क्रियाओं से ये बताता है कि मैं भूखा हूँ। और लेकिन जब वो बिल्कुल जन्म लेता है, तो उसे भूख लगती है तो क्या करता है? तो वो सिर्फ़ रोने की आवाज़, मतलब वो सिर्फ़ रोता है, रोने से ही पता चलता है माँ को कि बच्चा मेरा भूखा है। ठीक? तो हम थोड़ा-सा पहले बुद्धि के बारे में समझते हैं। ये तो हम देख रहे हैं बौद्धिक विकास, लेकिन हम थोड़ा-सा बुद्धि के बारे में भी समझते हैं कि इंटेलिजेंस है क्या? तो बुद्धि जो है, ये एक ऐसी शक्ति है जो व्यक्ति को अपनी परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की क्षमता को प्रदान करता है। तो बुद्धि क्या करता है? बुद्धि एक ऐसी शक्ति होती है जो व्यक्ति को अपनी परिस्थिति के साथ समायोजन करने की जो क्षमता है उसको प्रदान करता है। बुद्धि कोई मूर्त वस्तु नहीं है जिसे देखा जा सके। अगर कोई मूर्त वस्तु होगी तभी तो आप उसे देख पाएंगे, लेकिन ये एक अमूर्त है। इसीलिए केवल इसके प्रभाव और परिणामों को जाना जा सकता है। बुद्धि जो होती है, आप इसे देख नहीं सकते हैं कि आप देख के बता सकते हैं, देखो देखो बुद्धि जा रही है, देखो देखो बुद्धि आ रही है, उसके पास इतनी बुद्धि है, उसके पास 2 बुद्धि है, उसके पास 4 बुद्धि है, ऐसा नहीं है। ये जो बुद्धि होती है, ये अमूर्त होती है। इसे आप कैसे समझ सकते हैं? तो इसे आप इसके प्रभाव और इसके परिणामों से जान सकते हैं। बुद्धि के आधार पर ही व्यक्ति की जो योग्यताएँ हैं, उनका निर्धारण होता है। वो जो अपनी बौद्धिक क्षमताओं का प्रयोग कर अपनी जो समस्याएँ हैं, समस्याओं का निदान कर लेते हैं, वे योग्य और कुशल कहलाते हैं। अब जिसके पास बुद्धि नहीं है, वो छोटी-सी भी समस्या में परेशान होता है, लेकिन जिसके पास बुद्धि है, वो समस्याओं का निदान आसानी से कर लेता है। ठीक? तो इस प्रकार जो बुद्धि है, वो कोई एक तत्व नहीं है, बल्कि ये विभिन्न मानसिक योग्यताओं का एक समूह होता है।
जिसके द्वारा व्यक्ति अपने व्यवहार प्रतिमानों का निर्धारण करता है। ठीक? तो ये बुद्धि, सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो बुद्धि होता है, ये मूर्त नहीं होता है। इसे आप देख नहीं सकते हैं, आप इसे छू नहीं सकते हैं, आप इसे चुरा नहीं सकते हैं। ज़रा हम यही जब बुद्धि की बात कर रहे हैं, तो आप मुझे एक बात बताइए कि जो आपने होम मैनेजमेंट में पारिवारिक संसाधन पढ़ा था, उसमें आपने संसाधन 2 प्रकार के पढ़े थे। एक तो था मानवीय, दूसरा था अमानवीय। अब ज़रा आप कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या ये बुद्धि मानवीय है या फिर ये अमानवीय है? ज़रा मुझे एक बार बताइएगा आप। अब हम बात करते हैं थोड़ी-सी बुद्धि की परिभाषा पर। बुद्धि की कुछ परिभाषाएँ दी गई हैं, जो कि मनोवैज्ञानिकों ने दी हैं, वो कौन-कौन सी है, ज़रा हम उस पर बात कर लेते हैं, ठीक? तो सबसे पहले हम बात करेंगे विनेट के अनुसार, ठीक? जो विनेट महोदय हैं, इन्होंने बुद्धि को किस तरह से परिभाषित किया है, हमें समझना है। तो विनेट के महोदय के अनुसार बुद्धि व्यक्ति की वह क्षमता है जिसकी सहायता से वह किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उचित व्यवहार कर पाता है, आवश्यकता अनुसार इसमें परिवर्तन ला सकता है। तो जो विनेट महोदय थे, उन्होंने ये बताया कि जो बुद्धि है, बुद्धि व्यक्ति की वह क्षमता है जिसकी सहायता से वो किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उचित व्यवहार कर पाता है और आवश्यकता अनुसार इसमें परिवर्तन भी ला सकता है। ठीक? तो ऐसा किसका मानना था? ऐसा मानना था विनेट महोदय का। ठीक? अब ये तो हमने समझा विनेट के शब्दों में। अब थोड़ा हम स्टर्न महोदय के शब्दों में समझते हैं कि ये बुद्धि है क्या? परिभाषा याद कीजिएगा, ये जो आपकी छोटी-छोटी परिभाषाएँ हैं, यही आपसे एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। बहुत बड़ी परिभाषा नहीं पूछी जाती है। परिभाषाओं से कुछ कीवर्ड निकाल लिए जाते हैं, वो पूछे जाते हैं। जैसा कि आपने होम मैनेजमेंट की जब पहली क्लास ली थी, तब आपने शायद से 7 से 8 ऐसे कीवर्ड देखे थे, जो पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो जब भी कोई डेफ़िनेशन पढ़िए, तो आप वहाँ से कुछ कीवर्ड्स को पकड़िए, वही एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाते हैं। क्या आपने कभी देखा कि जो है एग्ज़ाम में 8-8, 10-10 लाइन की परिभाषाएँ पूछी जाती हों? नहीं, एग्ज़ाम में आपसे छोटी-छोटी परिभाषाएँ ही पूछी जाती हैं। चलिए देखते हैं हम कि स्टर्न महोदय का क्या कहना है बुद्धि के परिप्रेक्ष्य में। तो स्टर्न के अनुसार नई परिस्थितियों में समायोजन कर पाने की जो योग्यता है वही बुद्धि है। इन्होंने बताया कि अगर व्यक्ति नई परिस्थिति में समायोजन कर पा रहा है तो वही बुद्धि कहलाता है। अगर समायोजन नहीं कर पाया तो वो बुद्धि नहीं कहलाएगी। तो स्टर्न महोदय के अनुसार क्या है, नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता बुद्धि है। ठीक? वहीं जो वुडवर्थ महोदय हैं, उन्होंने क्या बताया? तो उन्होंने बताया कि विगत अनुभवों और वर्तमान प्रत्यक्ष के आधार पर मानसिक समस्याओं को हल करने की जो योग्यता है, वही बुद्धि है। ठीक? वुडवर्थ ने क्या बताया? वुडवर्थ ने बताया कि विगत अनुभवों और वर्तमान प्रत्यक्ष के आधार पर मानसिक समस्याओं को हल करने की जो योग्यता है, वही बुद्धि कहलाती है। अब वहीं टर्मन महोदय की अगर बात करें, तो इन्होंने कहा कि अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है। हमने पहले ही देखा कि जो बुद्धि है, वो कोई मूर्त वस्तु नहीं है। ये क्या होता है? ये अमूर्त होता है। तो टर्मन महोदय की जो परिभाषा है, इन्होंने कहा कि अमूर्त चिंतन की जो योग्यता है वही बुद्धि कहलाती है। ठीक? तो यहाँ पर अपनी आपने 4 परिभाषाओं को देखा। अब इन 4 परिभाषाओं का अगर हम निचोड़ निकालें तो हमें क्या समझ में आता है? क्या स्पष्ट होता है कि ये जो बुद्धि है वो क्या है? आप ही बताइए क्या है? तो इनकी परिभाषाओं से हमें ये पता चलता है कि जो बुद्धि है, इंटेलिजेंस है,
जो बुद्धि विभिन्न मानसिक क्षमताओं का योग्य है, जिसके अंतर्गत विचार करना, चिंतन करना, तर्क करना, ध्यान, स्मृति, जो नवीन वातावरण है, इन सभी के साथ में समायोजन करना ही क्या कहलाता है? बुद्धि कहलाता है। ठीक? तो अगर कोई व्यक्ति अब चिंतन नहीं कर सकता, मनन नहीं कर सकता, तर्क नहीं कर सकता, ध्यान नहीं रख सकता, स्मृति उसकी नहीं अच्छी है, नए वातावरण के साथ वो समायोजन नहीं कर पा रहा है। आपने परिभाषा में ही देखा कि नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करना। तो अगर व्यक्ति नई परिस्थितियों के साथ समायोजन नहीं कर पा रहा है, तो ये बुद्धि नहीं कहलाएगी। ठीक? तो बुद्धि का सीधा सा मतलब है कि व्यक्ति चिंतन करे, मनन करे, विचार करे, तर्क करे, ध्यान करे, स्मृत रहे, नवीन जो वातावरण है, नई परिस्थितियां हैं, उनके साथ में वो समायोजन करे। तो ये क्या कहलाती है? यही कहलाती है बुद्धि। ठीक? आपने बुद्धि के बारे में समझा, आपने बुद्धि की परिभाषाएं भी देखी, साथ ही साथ अपने छोटा सा अर्थ भी समझा। आगे हम देखते हैं। अब हमें देखना है, बात करना है बुद्ध की प्रकृति के बारे में कि ये बुद्ध की प्रकृति क्या होती है। आप बुद्ध की प्रकृति को बुद्ध की विशेषताएं भी बोल सकते हैं कि बुद्ध की क्या विशेषताएं हैं या फिर इसकी क्या प्रकृति है। ठीक? तो अगर हम बात करें जो बुद्धि है, बुद्धि क्या है? तो सबसे पहले आता है ये कि सीखने की क्षमता। जो बुद्धि होती है, सीखने की क्षमता बुद्धि है। मतलब अगर कोई व्यक्ति जितना अधिक सीखता है, वो उतना ही बुद्धिमान होता है। ठीक? तो जो सीखने की क्षमता है वो बुद्धि है, और व्यक्ति जो है जितना अधिक सीखेगा वो उतना ही बुद्धिमान होता है। दूसरा आता है तर्क करने की क्षमता। तर्क करने की क्षमता क्या है? तो जो व्यक्ति है, व्यक्ति में तर्क करने की जो क्षमता है वो कहाँ से आती है? तो वो बुद्धि से ही आती है। अगर कोई व्यक्ति तर्क कर पा रहा है तो वो क्या है? तो वो बुद्धिमान माना जाता है। अगर उसके अंदर तर्क करने की क्षमता नहीं है, इसका मतलब वो बुद्धिमान नहीं है। अगला है विभिन्न वस्तुओं को पहचानने की क्षमता। जो एक बुद्धिमान व्यक्ति होता है, उसमें विभिन्न वस्तुओं को पहचानने की क्षमता होती है, उसके पास योग्यता होती है कि वो विभिन्न वस्तुओं को पहचान सके। अगला है अमूर्त चिंतन की योग्यता। जो बुद्धि है वो अमूर्त चिंतन की योग्यता है। अमूर्त चिंतन से क्या मतलब होता है? तो अमूर्त चिंतन का अभिप्राय ये है कि परिस्थिति के अनुसार व्यवहार करते समय विभिन्न प्रत्ययों और प्रतीकों का प्रयोग भाषा के माध्यम से प्रभावपूर्ण ढंग से करना। अगर व्यक्ति ये अमूर्त चिंतन कर पा रहा है, तो इसका मतलब उसके पास बुद्धि है। अगली जो प्रकृति है वो क्या है? तो बुद्ध की एक प्रकृति ये भी है कि वातावरण और नई परिस्थितियों में समायोजन और अनुसंधान की योग्यता है। क्या है? तो नई परिस्थितियों और नए वातावरण और नई परिस्थितियों में समायोजन और अनुसंधान की योग्यता है। इससे मतलब क्या निकलता है? तो इसका अर्थ ये होता है कि वो व्यक्ति बुद्धिमान है जो परिवर्तित परिस्थिति में आसानी से समायोजन कर लेता है। अगर एक बुद्धिमान व्यक्ति है तो उसके सामने जो परिस्थिति आती है, कितनी भी बुरी परिस्थिति आए, उसमें भी वो समायोजन कर लेता है, अपने धैर्य को नहीं खोता है, परेशान नहीं होता है। तो जो व्यक्ति नई परिस्थितियों में समायोजन करते हैं, वो क्या होते हैं? तो वो बुद्धिमान होते हैं। ठीक? अगली बात की जाए तो जो बुद्धि है, बुद्धि एक जन्मजात योग्यता है। बुद्धि क्या होती है? तो बुद्धि जन्मजात आनुवांशिक होता है।
इसका निर्धारण जन्म से पहले ही होता है। किसी भी व्यक्ति में उसे ना तो घटाया जा सकता है और ना ही बढ़ाया जा सकता है। केवल जन्म के बाद उसे सही उचित वातावरण प्रदान कर जो बौद्धिक क्षमताएं हैं उसके अंदर उसको विकसित किया जा सकता है। तो यहाँ आप ध्यान रखेंगे जो बुद्धि होता है वो एक जन्मजात योग्यता होती है। अगला क्या है? तो अगली बुद्धि की जो प्रकृति है वो है कि बुद्धि संपूर्ण शरीर की क्रियाशीलता का आधार होता है। बुद्धि शरीर के किसी एक अंग तक सीमित नहीं होता है। बुद्धि संपूर्ण शरीर को निर्देशित करने का कार्य करता है। बुद्धि क्या करता है? तो बुद्धि के निर्देशन में शरीर के सभी अंग सुचारू रूप से कार्य करते हैं। अगर किसी व्यक्ति की बुद्धि कार्य करना बंद कर दे तो क्या व्यक्ति के शरीर का कोई अंग कार्य कर पाएगा सही से? नहीं। तो जो बुद्धि होती है, बुद्धि संपूर्ण शरीर की क्रियाशीलता का आधार होता है। अगला है, अगली क्या प्रकृति हो सकती है बुद्धि की? तो बुद्धि की अगली प्रकृति जो है वो है कि बुद्धि में व्यक्तिगत विभेद पाए जाते हैं। सभी व्यक्तियों में बुद्धि समान नहीं होता है। कुछ बालक तीव्र बुद्धि के होते हैं तो कुछ बालक सामान्य होते हैं और कुछ मंद बुद्धि के होते हैं। तो बुद्धि के आधार पर ही बालक को हम प्रभावशाली, कुछ सामान्य कोटि के और कुछ मंद बुद्धि के बालक को वर्गीकृत करते हैं। साथ ही साथ हम कुछ बच्चों को मूर्ख बुद्धि का भी कहते हैं। तो ये जो बुद्धि होती है ये व्यक्तिगत विभेद इसमें पाया जाता है। ठीक, आगे आप पढ़ेंगे कि सामान्य बालक कौन है, मंद बुद्धि के बालक कितने, जिसका आईक्यू, जब आप आईक्यू निकालेंगे तो आप देखेंगे कि कितने आईक्यू तक बच्चे को आप बुद्धिमान कहेंगे, यानी कि प्रभावशाली कहेंगे, प्रतिभाशाली कहेंगे, किसे मंद बुद्धि कहेंगे, किसे सामान्य बालक कहेंगे, किसे जड़ बुद्धि का बालक कहेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे। मैं आपको पहले ही बता दूं ये जो बुद्धि का चैप्टर है ये काफ़ी बड़ा है, तो शायद से हमें इसकी 3 से 4 क्लासेस लेनी पड़ जाए। वैसे भी कल हमने आपकी 2 क्लास ले ली थी, जिसकी वजह से गले में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है और आपकी क्लास ज़्यादा लंबी नहीं हो पाएगी। तो क्लास को हम छोटी रखने की कोशिश करेंगे और इसे लगभग 3 से 4 दिन तक ये क्लास आपकी चलने वाली है, क्योंकि आपको भी पता है कि बुद्धि के हमें कितने सिद्धांत पढ़ने हैं, बुद्धि के परीक्षण पढ़ने हैं, कौन-कौन से परीक्षण होते हैं। तो हमें सारी चीज़ें पढ़नी है और आपको पता है कि कम से कम 8 से 10 हमें बुद्धि के सिद्धांत पढ़ने हैं। तो शायद से हमें लगभग 2 दिन लग जाएँगे सिद्धांत ही पढ़ने में। तो आप लोग परेशान मत होइएगा, आराम से तसल्ली के साथ पढ़िएगा। गले में प्रॉब्लम है इसलिए आपकी जो क्लास है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं हो पाएगी। अगर किसी को प्रॉब्लम होती है, लगता है कि काफ़ी स्लो चल रहे हैं हम, तो वो स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं। ठीक? अगली बात हम कर रहे थे, बुद्धि की प्रकृति पर ही बात कर रहे थे। तो अगला क्या आता है कि जो बुद्धि है, बुद्धि व्यक्ति के व्यवहारों को निर्देशित करती है। जो बुद्धि है, वो व्यक्ति के व्यवहारों को निर्देशित करती है। कैसे? तो बुद्धि व्यक्ति के व्यवहारों और विचारों को भी प्रभावित करती है। जो बालक, जैसे जो बच्चे तीव्र बुद्धि के होते हैं, उनके विचार, कार्य, व्यवहार जो मंद बुद्धि के बालक हैं, उनकी तुलना में अधिक परिपक्व, परिमार्जित और संतुलित होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जो व्यक्ति, जो बच्चा ज़्यादा बुद्धिमान है, उसकी जो क्रियाशीलता है, उसके जो कार्य हैं, उसके जो व्यवहार हैं, वो अधिक संतुलित होंगे, अधिक परिपक्व होंगे, अधिक परिमार्जित होंगे। किससे? जो मंद बुद्धि का बालक है। किसी भी व्यक्ति के कार्यों, व्यवहार, प्रतिमानों, विचारों और जो उसकी वाक्पटुता है, उससे उसकी बुद्धि का अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति जब तक बोलता नहीं है, तो आप समझ नहीं पाते हैं
जब व्यक्ति मुँह खोलेगा तब आपको समझ में आएगा कि ये बोल क्या रहा है, ठीक? उसकी अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, यानी कि जब तक व्यक्ति शांत खड़ा है, आप उसके स्वभाव को नहीं समझ सकते हैं। लेकिन जब वो मुँह खोलेगा, तभी तो आपको पता चलेगा कि ये बोल क्या रहा है, ठीक? तो जो बुद्धि होती है, व्यक्ति के व्यवहारों को निर्देशित करती है, ठीक? अब अगला क्या है? तो अगला है, बुद्धि अनेक अनुभवों और अभ्यासों का एक समुच्चय होता है। ये जो बुद्धि होती है, बुद्धि क्या होती है? तो बुद्धि जो है वो अनेक अनुभवों और अभ्यासों का एक समुच्चय होता है। साथ ही साथ बुद्धि क्या है? तो बुद्धि एक मानसिक योग्यता है। बुद्धि क्या होती है? बुद्धि एक मानसिक योग्यता होती है जिसके द्वारा हम अपने जीवन में विभिन्न क्रियाओं को करते हैं। अब विभिन्न क्रियाओं में क्या-क्या आ जाता है? जैसे नई परिस्थितियों में समायोजन करना, समस्याओं का निराकरण करना, विश्लेषण करना, आयोजन करना, चिंतन करना, तर्क करना, विचार करना, स्मरण करना, शोध करना, आत्मबोध करना, ये अनेक सारी चीज़ें क्या आती हैं? बुद्धि में ही आ जाती हैं। अगर किसी व्यक्ति के पास बुद्धि है तभी तो वो नई परिस्थितियों में समायोजन करेगा, समस्याओं का समाधान करेगा। नई परिस्थिति हो, चाहे जैसी परिस्थिति हो, उसमें व्यक्ति समायोजन कर लेता है। वो चिंता नहीं करता है, चिंतन करता है, ठीक? हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो चिंता होती है वो चिता के समान होती है। लेकिन हमें क्या करना चाहिए? हमें चिंता नहीं बल्कि चिंतन करना चाहिए, ठीक? तो ये जो इतना आपने देखा, क्या देखा? ये देखा आपने कि बुद्धि की प्रकृति क्या होती है। अब चाहे आप इसे विशेषता कह लीजिए, चाहे आप इसकी प्रकृति बोल लीजिए, ठीक? बातें दोनों एक ही हैं। अब हम क्या देखेंगे? तो अब हम ज़रा ये समझते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा कि कोई व्यक्ति बुद्धिमान है। जैसे अगर कोई व्यक्ति बुद्धिमान है, तो उसके अंदर हमें कोई लक्षण तो देखने को मिलेगा। अब वो लक्षण है क्या? तो ज़रा हम एक नज़र मार लेते हैं कि कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति है, तो उसमें क्या-क्या लक्षण हमें देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि बुद्धिमान व्यक्ति सुगमता पूर्वक प्रतिकूल तथा नवीन परिस्थितियों के साथ समायोजन कर लेते हैं। जब व्यक्ति के पास अनुकूल परिस्थिति होती है तब तो हर कोई समायोजन कर लेता है। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति वही है जब वो प्रतिकूल परिस्थितियों के साथ भी जब वो प्रतिकूल परिस्थितियों के साथ भी समायोजन कर ले तो वो बुद्धिमान कहलाता है, ठीक? तो सबसे पहला पॉइंट आपके लिए यही है कि बुद्धिमान व्यक्ति प्रतिकूल परिस्थिति में और नए परिस्थितियों में भी समायोजन कर लेते हैं, ठीक? अगली विशेषता क्या हो सकती है कि समस्याओं का समाधान आसानी से कर लेते हैं और समस्याओं से विचलित नहीं होते हैं। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं उनका एक लक्षण ये भी होता है कि वो समस्याओं का समाधान आसानी से कर लेते हैं। अगर समस्याएं में वो घबराते नहीं हैं, विचलित नहीं होते हैं, अपना धैर्य नहीं खोते हैं, समस्याओं से भागते भी नहीं हैं, वो समस्याओं का डटकर सामना करते हैं। तो बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो अपने समस्याओं का समाधान कर सके, समस्याओं में वो विचलित ना हो, घबराए ना, अपने धैर्य को ना खोए, ठीक? अगला पॉइंट क्या है? विगत अनुभव विगत अनुभवों और वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर समस्याओं का निदान आसानी से कर लेते हैं। विगत जो उनके अनुभव हैं और जो वर्तमान में उनकी जो परिस्थिति है, उसके आधार पर वो अपनी समस्याओं का निदान आसानी से कर लेते हैं। ठीक? बुद्धिमान व्यक्ति के समस्त कार्यों, व्यवहारों और विचारों में संतुलन पाया जाता है। जैसे जो भी व्यक्ति होते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं, वो क्या होते हैं? बुद्धिमान व्यक्ति के जो सारे कार्य होंगे, सारे कार्यों में, उनके व्यवहारों में, उनके विचारों में आपको संतुलन देखने को मिलता है। ठीक? अगला है कल्पना
तर्क एवं चिंतन की क्षमता उच्च कोटि की होती है। जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, उनमें जो कल्पना की शक्ति होती है, तर्क की शक्ति होती है, जो उनके चिंतन करने की क्षमता होती है, ये सारी चीज़ें उच्च कोटि की होती हैं, ठीक? आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तर्क तो देते हैं, लेकिन किसी मतलब का नहीं होता है। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वो जो कल्पनाएँ करते हैं, जो तर्क देते हैं, जो चिंतन करने की जो उनमें क्षमता होती है, वो सारे उच्च कोटि के होते हैं, ठीक? अगला है, बुद्धिमान व्यक्ति में वाक् चातुर्य पाया जाता है। जो व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं, वो वाक् चातुर्य पाए जाते हैं। इनका जो शब्द भंडार होता है, वो भी उत्तम कोटि का होता है। आपने पिछली कक्षाओं में यानी कि जब आपने लैंग्वेज डेवलपमेंट पढ़ा था, तो वहाँ पर भी आपने एक चीज़ देखा था, क्या? शब्द भंडार। तो बच्चों में किस तरह से, एक बार मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जो 5 साल का बच्चा होता है, उसके पास कितने शब्द भंडार होते हैं? ये हमने लैंग्वेज डेवलपमेंट की जब क्लास ली थी, तो वहाँ पर हमने डिस्कस किया था। मैं आपको ये भी बता दूँ कि जो हमने लैंग्वेज डेवलपमेंट की सेकंड क्लास ली थी, वहाँ पर इसके बारे में बात किया था, किसके? शब्द भंडार के। तो ज़रा एक बार आप बताइएगा कि 5 साल के बच्चे का जो शब्द भंडार होता है, वो कितना होता है? तो हम बात कर रहे थे अभी किसकी? वाक् चातुर्य की। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, ये वाक् चातुर्य होते हैं। इनका जो शब्द भंडार होता है, वो उत्तम कोटि का होता है। ये जो विचारों का आदान-प्रदान करते समय उच्च कोटि की भाषा शैली का प्रयोग करते हैं। आपने वैसे भी देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं, जब वो बोलते हैं, तो उनके बोलते समय वो अपने इतने अच्छे शब्दों का चुनाव करते हैं कि आप सुनते हैं तो आपका मन ही करता रहता है कि हम सुनते ही रहें। लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं कि क्या बोल जाते हैं कुछ पता ही नहीं चलता है। उनकी आधी बातें तो समझ में आती हैं और आधी बातें सर के ऊपर से ही निकल जाती हैं। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वो अपने भाषा के आदान-प्रदान में, अपने विचारों के आदान-प्रदान में वो उच्च कोटि की भाषा शैली का प्रयोग करते हैं। ये भी एक बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण है। ठीक? अगली जो विशेषता है, वो है अमूर्त चिंतन की योग्यता पाई जाती है। जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वो उनके अंदर अमूर्त चिंतन की योग्यता पाई जाती है। अभी आप आगे देखेंगे भी कि जिनके अंदर अमूर्त चिंतन की योग्यता है, वो क्या बन सकते हैं। जिनके अंदर मूर्त चिंतन की योग्यता है, वो क्या कर सकते हैं। इन सभी के बारे में हम बुद्धि के सिद्धांत में चर्चा करने वाले हैं। अगला जो पॉइंट है, वो है आपका कि बुद्धि जो है, व्यक्ति में आत्म-विश्लेषण की क्षमता पाई जाती है। जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, उनमें आत्म-विश्लेषण की क्षमता देखने को मिलती है। अगला है, ध्यान की क्षमता अधिक होती है। जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, बुद्धिमान व्यक्तियों में ध्यान की क्षमता आपको अधिक देखने को मिलती है। वो अधिक समय तक ध्यान केंद्रित करने वाली क्रियाओं को कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जो ध्यान केंद्रित करने वाले कार्यों को बहुत कम समय तक करते हैं। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, ये काफ़ी टाइम तक ध्यान केंद्रित करने वाली क्रियाओं को कर सकते हैं। अगला है, दूरदर्शिता अधिक मात्रा में होती है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, इनमें जो दूरदर्शिता होती है, यानी कि जो दूर की चीज़ों को सोचने वाला, जो चीज़ों को आज, जैसे कुछ लोग होते हैं कि जो आज कर रहे हैं बस उसी को देखेंगे। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है, वो दूरदर्शी होता है, ठीक? तो बुद्धिमान व्यक्ति में दूरदर्शिता अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो ये हमने तमाम लक्षण देखे एक बुद्धिमान व्यक्ति के। अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति है, तो उसके अंदर ये सारे लक्षण पाए जाते हैं, ठीक? अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा-सा बुद्धि और ज्ञान के बारे में।
हालाँकि हम सभी जानते हैं कि जो बुद्धि है और ज्ञान है, इसको आम तौर पर हम एक ही बोल देते हैं। लेकिन जैसे अब सिर्फ़ बोलने से ही तो एक चीज़ नहीं हो जाएगी। जैसे हमने पढ़ा था वृद्धि और विकास, आम तौर पर हम क्या बोलते हैं? एक ही समझते हैं। भाषा और वाणी हम दोनों को एक ही समझते हैं। लेकिन क्या हमें डिफ़रेंस तो देखने को मिलता है ना? तो आम बोलचाल की भाषा में भले ही हम भाषा में बुद्धि और ज्ञान में एक ही समझें, एक ही अर्थ लगाएँ, लेकिन मनोवैज्ञानिकों ने इन दोनों शब्दों में अलग-अलग अर्थ और महत्व बताया है। बुद्धि का अर्थ क्या होता है? समझना यानी कि अंडरस्टैंडिंग। बुद्धि का मतलब आपने अंडरस्टैंडिंग से लिया है, जो कि एक आनुवांशिक शक्ति है। ठीक? वहीं अगर ज्ञान की बात करें तो ज्ञान जो है ज्ञान अर्जित शक्ति होता है जिसे व्यक्ति मेहनत कर कर अभ्यास करके प्राप्त करता है। तो थोड़ा सा हम इनमें डिफरेंस समझते हैं कि बुद्धि और ज्ञान में क्या डिफरेंस होता है। ठीक, तो हमें ये समझना जरूरी है कि बुद्धि और ज्ञान में क्या डिफरेंस होता है। ठीक, तो हम समझ ही लेते हैं कि क्या डिफरेंस होता है। एक तरफ है आपकी बुद्धि और दूसरी तरफ है ज्ञान। ठीक, वैसे अभी तक आपने बुद्धि के बारे में काफी कुछ जान लिया है। ठीक, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं बुद्धि और ज्ञान क्या है। यानी कि जो बुद्धि है वो एक जन्मजात आनुवांशिक शक्ति है। तो जो बुद्धि है वो क्या है? तो वो जन्मजात आनुवांशिक शक्ति है। अगर वहीं बात करें ज्ञान की, तो ज्ञान एक अर्जित योग्यता है। ज्ञान क्या है? ज्ञान एक अर्जित योग्यता है, जबकि जो बुद्धि है वो आनुवांशिक शक्ति होता है। ठीक, दूसरा है बुद्धि साध्य है। बुद्धि क्या है? बुद्धि साध्य होता है, ज्ञान उस साध्य तक पहुंचने का साधन होता है। ठीक, बुद्धि क्या है? तो बुद्धि एक साध्य है, जबकि ज्ञान जो है उस साध्य तक पहुंचने का साधन है। आप ज्ञान के द्वारा साध्य तक पहुंच सकते हैं। ठीक, अगला जो है, अगला ये है कि जो बुद्धि है, बुद्धि परिवर्तनीय है, जिसे ना तो घटाया जा सकता है और ना ही इसको बढ़ाया जा सकता है। क्या है बुद्धि? बुद्धि जो है वो अपरिवर्तनीय है। इसे आप ना ही घटा सकते हैं और ना ही इसे बढ़ाया जा सकता है। जबकि जो ज्ञान होता है, ज्ञान परिवर्तनशील है। कठोर परिश्रम के द्वारा ज्ञान को विकसित किया जा सकता है। ठीक, इसका थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पर रह गया है। तो आपने क्या देखा कि बुद्धि जो है, बुद्धि अपरिवर्तनीय है, जिसे ना तो घटाया जा सकता है और ना ही बढ़ाया जा सकता है। वहीं अगर हमने ज्ञान की बात की, तो ज्ञान परिवर्तनशील है। कठोर परिश्रम के द्वारा, कठोर श्रम के द्वारा ज्ञान को विकसित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? तो ज्ञान को विकसित किया जा सकता है। ठीक, अगर हम अगली बात करें तो बुद्धि व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है। ज्ञान जो है व्यक्ति को विद्वान बनाता है। जो बुद्धि होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बुद्धिमान कहते हैं। लेकिन जो ज्ञान होता है, ज्ञान व्यक्ति को विद्वान बनाता है। जैसे विद्वान ज्ञान जो एक विषय में जो ज्ञान होता है, किसी एक क्षेत्र में, किसी एक विषय में वो जो जानकारी प्राप्त करता है वो विद्वान होता है। ठीक, जैसे हम कह सकते हैं कि ये गणित के विद्वान हैं, हिंदी के विद्वान हैं, ग्रंथ के विद्वान हैं। ठीक, तो ये होते हैं। क्या हमने कहा कि ये गणित के बुद्धिमान हैं? क्या हमने कभी किसी को कहा कि ये ग्रंथ में विद्वान है? जी नहीं, हमने विद्वान कहा, बुद्धिमान नहीं कहा। ठीक, तो बुद्धि की वजह से व्यक्ति को जो बुद्धि होती है वो व्यक्ति को बुद्धिमान बना देती है और जो ज्ञान है वो व्यक्ति को विद्वान बना देता है। ठीक, अगला पॉइंट क्या है? अगला है कि बुद्धि शरीर के विभिन्न अंगों का संचालन एवं निर्देशन करती है।
जो बुद्धि है वो शरीर के अनेक अंगों का, विभिन्न अंगों का संचालन और निर्देशन करती है। अतः बुद्धि से सभी अंगों का विकास होता है। आपने देखा अभी पहले है कि अगर जो बुद्धि है वो सही ढंग से कार्य करना बंद कर दे, वो अपना संचालन करना बंद कर दे, तो जो हमारे शरीर के विभिन्न अंग हैं वो भी कार्य सही से नहीं करेंगे। ज्ञान से किसी एक अंग का ही विकास होता है, लेकिन जो बुद्धि है, बुद्धि क्या करती है, ये आपके विभिन्न अंगों का संचालन और निर्देशन करती है। बुद्धि से ही सभी अंगों का विकास होता है, लेकिन ज्ञान से किसी विशेष अंग का ही विकास होता है। ठीक। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट आ जाता है कि बुद्धि एक प्रकार की योग्यता है तथा योग्यताओं का संयोगीकरण है, जिसे व्यक्ति विवेकशील बनता है व अमूर्त चिंतन कर सकता है। तो व्यक्ति क्या कर सकता है? बुद्धि एक प्रकार की ऐसी योग्यता तथा योग्यताओं का संयोगीकरण है, जिसमें व्यक्ति विवेकशील बनता है व अमूर्त चिंतन कर सकता है। लेकिन जो ज्ञान है, ज्ञान का क्षेत्र सीमित होता है। व्यक्ति किसी एक विषय में ही विद्वान बन सकता है। जैसे हमने आपको पहले ही बताया कि जैसे किसी एक विषय का ज्ञान है तो वो उस विषय का विद्वान हो जाएगा। अब चाहे वो गणित का हो, हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो। अगर उसने एक, जैसे अभी मैं हूँ, तो मुझे किस चीज़ का ज्ञान है? मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने होम साइंस का पता है। अगर मुझसे कोई कह दे कि आप जाइए बच्चों को मैथ पढ़ाइए, फिज़िक्स पढ़ाइए, केमिस्ट्री पढ़ाइए, तो क्या ये मेरे बस का है? नहीं। अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं पढ़ा सकते हैं, लेकिन जितने अच्छे से होम साइंस में पकड़ है हमारी, क्या उतना आप ही लोग हैं, आप ही लोग अगर होम साइंस के अलावा आपसे कह दिया जाए कि आप टीजीटी का पेपर है, आप जाके ज्योग्राफी का पेपर दे आइए या हिंदी का दे आइए, इंग्लिश का दे आइए, किसी का भी दे आइए। तो क्या आप हर विषय को कर सकते हैं? नहीं। तो हमें किस चीज़ किस हमें क्या है, हमें ये हमारा ज्ञान है किसमें? होम साइंस में, ठीक? तो जो ज्ञान होता है उसका क्षेत्र सीमित होता है और व्यक्ति किसी एक ही विषय में विद्वान बन सकता है। और जो बुद्धि है इसका क्षेत्र व्यापक है। अगली बात करें अगर हम किसकी? बुद्धि की। तो बुद्धि नष्ट होने से बौद्धिक क्षमताएं समाप्त हो जाती हैं। अगर जो बुद्धि है, बुद्धि नष्ट होने से जो बौद्धिक क्षमताएं हैं वो समाप्त हो जाती हैं। ज्ञान नष्ट होने से केवल एक ही क्षेत्र का जो विकास है वो रुक जाता है। लेकिन बुद्धि से सारी बौद्धिक क्षमताएं नष्ट हो जाती हैं। अगला है बाल्यकाल में 9 से 10 वर्ष तक बुद्धि का विकास तीव्र गति से होता है। फिर 11 वर्ष में विकास की गति में मंदता आती है। 13 से 14 वर्ष में बुद्धि के विकास की गति फिर से तीव्र होती है और 18 वर्ष तक बौद्धिक विकास अपनी पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। जो ये बुद्धि होती है ये कितने वर्ष तक अपनी पूर्णता प्राप्त करता है? तो ये लगभग 18 वर्ष तक अपनी पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। लेकिन अगर वहीं बात करें ज्ञान की, तो ज्ञान क्या है? ज्ञान का विकास जीवन पर्यंत चलता है। बुद्धि क्या है? तो बुद्धि ये 18 वर्ष की उम्र तक अपनी जो बौद्धिक विकास है अपनी पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। लेकिन जो ज्ञान है, ज्ञान का विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। ठीक? तो ये कुछ डिफरेंस देखा हमने बुद्धि और किसमें? बुद्धि और ज्ञान में देखा। बुद्धि विभिन्न क्षमताओं का एक योग होता है और बुद्धि नष्ट होने पर सभी बौद्धिक क्षमताएं समाप्त हो जाती हैं। ठीक? लेकिन वहीं ज्ञान की बात करें तो ज्ञान से केवल एक ही अंग जाता है। ठीक? तो ये आज हमने क्या-क्या समझा? आज हमने बुद्धि देखा, बुद्धि की परिभाषाएँ देखी, हमने बुद्धि की विशेषता देखी, बुद्धि की प्रकृति देखी, प्रकृति और विशेषता को हमने साथ ही में देखा।
साथ ही साथ हमने बुद्धिमान व्यक्ति के लक्षण को भी देखा और बुद्धि ज्ञान में हमने अंतर को देखा और समझा। ठीक? तो आज के लिए हम यही इतना रखेंगे। क्लास आपकी ज़्यादा लंबी नहीं हो पाएगी, क्लास हमें छोटी ही रखनी पड़ेगी। तो आज के लिए हम बस यही इतना रखेंगे। कल से जो हमारी चर्चा होगी वो बुद्धि पर होगी, यानी कि बुद्धि के सिद्धांत पर होगी। हमें बुद्धि के सिद्धांत में कई सिद्धांत पढ़ने हैं। तो वैसे तो आपकी बुक में मैंने 2 बुक में देखा तो मुझे सिर्फ़ 3 या 4 ही सिद्धांत दिखे। हालाँकि मैं आपको 8 से 10 सिद्धांत करवाऊँगी, ठीक? तो आप लोग पेन और नोटबुक लेके बैठिएगा क्योंकि मेरे पास वृंदा सिंह मैम की बुक है और नीता अग्रवाल मैम की बुक है। इन दोनों ही बुकों में सिद्धांत कुछ ख़ास नहीं दिए गए हैं। तो आप लोग अगर पेन और नोटबुक लेके बैठेंगे तो नोट डाउन कर लेंगे, ये अच्छा रहेगा, ठीक? चलिए बस आज के लिए यही इतना रखते हैं। क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट भी कर दीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। आप में से जिन लोगों ने अभी टेलीग्राम जॉइन नहीं किया है, वो टेलीग्राम जॉइन कर सकते हैं। रात में 9 बजे वहाँ पर क्विज़ होती है, तो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आपको कोई फ़ी पे करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक? तो जो आज क्लास लिए हैं, वो अपनी आगे की क्लास कंटिन्यू ज़रूर कीजिएगा क्योंकि ये हमारी जो बौद्धिक विकास की क्लास है, ये थोड़ी लंबी चलेगी। आपको पता है कि हमें कई सिद्धांत पढ़ने हैं, बौद्धिक परीक्षण देखना है, आईक्यू फ़ॉर्मूला जो हमें देखना है, वो सारी चीज़ें हमें देखनी है, तो क्लासेस हमारी हो सकती हैं 4 से 3 से 4 या फिर 5 क्लासेस जो भी होंगी हम देखेंगे। तो हमें ये क्लास कंटिन्यू करना होगा और आप में से जो लोग आज देख रहे हैं, ये अपनी क्लास को कंटिन्यू देखिएगा। ऐसा नहीं कि अगर आप बीच-बीच में छोड़ देंगे, जो भी टॉपिक आप पढ़िए, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 पार्ट, 3 पार्ट ऐसे आता है और सभी क्लासेस में जो थंबनेल लगा होता है, उसमें दिया रहता है, ये चौथा पार्ट है, चौथा नहीं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर आप वहाँ से भी देख सकते हैं, अगर आपकी कोई क्लास मिस हो गई है, ठीक? तो बस आज के लिए यही इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।